दोस्तों गुड इवनिंग। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के भौतिक विभाग। दोस्तों मैंने बेसिक जो चीज़ें थी सारी चीज़ें आपको बताई कि भारत का क्षेत्रफल बताया, जनसंख्या बताई, क्षेत्रफल में भारत का स्थान बताया, भारत को कितने भौतिक विभागों में डिवाइड किया गया वो भी मैंने बता दिया आपको, अलग वीडियो बनाया था। आज हम क्रमबद्ध रूप से भारत के जो 4 महत्वपूर्ण भौतिक विभाग हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपने भारत का जो भौतिक विभाग है मित्रों वो ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान देते रहना कि हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण जो है वो टेथिस महासागर के द्वारा हुआ था। टेथिस महासागर कहने का अर्थ ये है कि जर्मन विद्वान था कोबर, उसने कहा था कि आज जहां हिमालय पर्वत है 700 करोड़ वर्ष पहले, कितने करोड़ वर्ष पहले? 700 करोड़ वर्ष पहले, 700 करोड़ वर्ष पहले यहां पर टेथिस महासागर मौजूद था। टेथिस महासागर मौजूद था, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट देखना अपने को कि ये जो टेथिस महासागर है इसको टेथिस महासागर के स्थान पर पहले भूसंगति थी। भूसंगति, जो भूसंगति है इसको पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना इसको कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि भूसंगति एक गहरी गर्त थी, गहरी लंबी संकीर्ण, ये एक गर्त थी। अब इसमें दोस्तों हुआ क्या कि जर्मन विद्वान कोबर, जर्मन विद्वान कौन था? कोबर। कोबर ने एक बात बताई, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे ये गर्त है, ये भूसंगति बन गई, भूसंगति। भूसंगति के दोनों किनारों को उन्होंने अग्रदेश नाम दिया था। अग्रदेश, इसको भी बोलेंगे हम अग्रदेश, इंग्लिश में बोले तो फोरलैंड, और इसको नाम दिया भूसंगति। अब इसमें क्या हुआ कि इस साइड में नदियों का जल आया तो नदियों के साथ कंकर, पत्थर, बजरी, रेत आदि उछलते हुए, खुदकते हुए, कूदते हुए जब आए तो इस भूसंगति में इस जियोसाइड लाइन में आके गिर गया। इस साइड से नदियों का जल इस गर्त में आके गिर गया। अब दोस्तों नदियों के साथ कंकर, पत्थर, बजरी, रेत आदि इसकी इंटीरियर पार्ट में, इसके आंतरिक भाग में ये जमा हो गया, यह अवसाद जमा हो गया। अवसाद की मात्रा जब बढ़ती रही तो उस क्रिया को हम कह देंगे अवसादीकरण। क्या बोलेंगे? अवसादीकरण। अब दोस्तों आपको पता है कि ये अवसाद का भार भूगर्भ में जो प्लेट होती है उनके ऊपर पड़ता है। इस अवसाद का भार किनके ऊपर पड़ता है? भूगर्भ की प्लेटों के ऊपर। अब अपने को पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। टोटल प्लेटों की संख्या 26 है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी प्लेट 6 है, बड़ी प्लेट कितनी है? 6 प्लेट है। छोटी प्लेटों की संख्या 20 है, टोटल प्लेटों की संख्या 26 है। और प्लेट शब्द का उपयोग सबसे पहले याद रखना टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन। ये प्रश्न याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि प्लेट शब्द का उपयोग सबसे पहले कौन से विद्वान ने किया? टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया। अब दोस्तों इस अवसाद का भार इन प्लेटों के ऊपर पड़ता है, इसलिए इन प्लेटों में अव्यवस्था आ जाती है। इस अवसाद का भार किनके ऊपर पड़ा? प्लेटों के ऊपर पड़ा। प्लेटों में इसकी वजह से क्या हुई? अव्यवस्था। जैसे दोस्तों हम हमारे घर पे ही 26 प्लेट सेट करते हैं और उनके ऊपर जब वजन डालते हैं तो एक प्लेट भी यदि खिसकती है तो सारी प्लेटें गिरेंगी, प्लेटों में अव्यवस्था आ जाएगी। ठीक वैसे ही इस अवसाद का भार जब इन प्लेटों के ऊपर पड़ा
प्लेटो में क्या हुई? अव्यवस्था। और अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप, अव्यवस्था के फल स्वरूप एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं संपीड़नात्मक बल। संपीड़नात्मक बल इंग्लिश में इसे कंप्रेशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशन फोर्स। दोस्तों, संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशन फोर्स क्या होता है? जो बल आमने सामने लगता है उस बल को हम संपीड़नात्मक बल कहते हैं। जो बल आमने सामने लगेगा उसे संपीड़नात्मक बल, और जब विपरीत दिशाओं में बल लगेगा तो उसे टेंशन फोर्स या तनावमूलक बल के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो में अव्यवस्था के फलस्वरूप कौन सा बल उत्पन्न हुआ? संपीड़नात्मक बल। संपीड़नात्मक बल का मतलब होता है जो बल आमने सामने लगता है। जब बल आमने सामने लगा तो ये अवसाद दोनों अग्रदेशों के ऊपर इस तरह से आच्छादित हो गया। अब ये जैसे जैसे बल लगा वैसे वैसे ये पदार्थ, जब पूरा पदार्थ बाहर निकलेगा तब ये धरातल वापस जुड़ पाएगा। जैसे जैसे बल लगता गया वैसे वैसे दोनों अग्रदेशों के ऊपर इस तरह की आकृति, ये पदार्थ इस तरह से आच्छादित हो गया और मध्यवर्ती क्षेत्र में इस तरह की आकृति देखने को मिली, समतल आकृति देखने को मिली। तो जर्मन विद्वान कोबर ने दोस्तों क्या बताया कि इस अवसाद की वजह से एक साइड में तो बन गया हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत बना? हिमालय पर्वत। एक साइड में बन गया कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत बना? कुनलुन पर्वत। और इनके बीच में तिब्बत का पठार बन गया। कौन सा पठार बन गया? तिब्बत का पठार। यह आपको ध्यान देना है। तो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा से समझा दूं। हिमालय पर्वत के स्थान पर 7 करोड़ वर्ष पहले कौन सा महासागर था? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर किस रूप में था? भूसंगति के रूप में। भूसंगति को पर्वतों का पालना कहा गया। भूसंगति गहरी, लंबी, संकीर्ण एक जलपूर्ण गर्त थी। अब इसी भूसंगति में यदि अवसाद जमा नहीं होता तो क्या पर्वत बनते? नहीं बनते। इसलिए पर्वतों का पालना भूसंगति को नाम दिया गया। किसने नाम दिया? कोबर ने। कोबर ने इस गर्त के बारे में बताया कि भूसंगति की जियोसाइक्लाइन के दोनों किनारों को अग्रदेश कहा जाता है। इस साइड से नदी आई, इस साइड से नदी आई। नदियों के साथ कंकर, पत्थर, बजरी, रेत आदि जो अवसाद है वो इस भूसंगति में डिपोजिट हुआ, जमा हुआ, निक्षेपित हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 6 बड़ी प्लेट होती हैं, 20 छोटी प्लेट होती है। टोटल प्लेटों की संख्या 26 होती है। प्लेट शब्द का उपयोग सबसे पहले टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया था। अवसाद का भार किनके ऊपर पड़ा? प्लेटो पर। प्लेटो में क्या हुई? अव्यवस्था। अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप कौन सा बल उत्पन्न हुआ? संपीड़नात्मक बल। संपीड़नात्मक बल किसे कहते हैं? जो बल आमने सामने लगता है। जब बल आमने सामने लगा, ये बल जब एक्टिव हुआ तो ये अवसाद दोनों अग्रदेशों के ऊपर इस तरह से आच्छादित हो गया और मध्यवर्ती क्षेत्र में इस तरह की समतलनुमा आकृति आ गई। तो कोबर जर्मन विद्वान ने बोला एक अग्रदेश के ऊपर हिमालय पर्वत बना, दूसरे पे चीन में कुनलुन पर्वत बना और इन दोनों पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार बना। अब मित्रों कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है जो आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और कुनलुन पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्रों के समीप, या यूं मान लो आप ये 2 पर्वत बने हिमालय और कुनलुन, इनको दोनों को हमने एक नाम देते हैं कोबर रेंडकेटन। क्या नाम देते हैं? रेंडकेटन। पर्वतीय क्षेत्रों के समीप या 2 पर्वत श्रेणियां जो बनी हुई है इनको कोबर ने क्या बोला है? रेंडकेटन। पहली शब्दावली याद रखना। इन शब्दावलियों के बिना ये जो कॉन्सेप्ट है ये अधूरा है। पहली चीज समझ में आ गई? दोनों प्रदेशों में जो 2 पर्वत श्रेणियां बनी उनको क्या नाम दिया गया? रेंडकेटन। उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्रों के समीप, पर्वतीय क्षेत्रों के समीप, हिमालय कुनलुन पर्वतीय क्षेत्रों के समीप जो कठोर भूमि थी, कठोर भूमि को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया क्रेटोजेन। क्रेटोजेन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कुनलुन पर्वत के समीप जो कठोर भूमि थी उसे क्या नाम दिया गया है? क्रेटोजेन के नाम से जाना गया है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको इस डायग्राम को देखना है कि
दो पर्वतों के बीच में देखो, एक साइड में तो हिमालय बना, दूसरी साइड में कुनलुन पर्वत बना, इनके बीच में क्या बना है? पठार बना, तिब्बत का पठार बना है। तब दो पर्वतों के बीच में जब किसी पठार का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं दोस्तों मध्यपिंड। क्या कहते हैं? मध्यपिंड। मध्यपिंड। ये प्रश्न सेकंड यूनिट में आ चुका है। इसको मीडियन मास भी कहते हैं मित्रों, मीडियन मास। और इसे स्वासीन वर्ग भी कहते हैं, स्वासीन वर्ग। तो मैंने आपको तीन नाम बता दी। क्या क्या बोला जाता है इसको? दो पर्वतों के बीच में जब कोई पठार होता है उसे मध्यपिंड भी कहते हैं, मीडियन मास भी कहते हैं, स्वासीन वर्ग भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही शानदार शब्दावली आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, वो ध्यान देना आपको। जब संपीड़नात्मक बल सामान्य लगता है उस स्थिति में दो पर्वतों के बीच में पठार का निर्माण होता है। पुनः सुन लेना, जब संपीड़नात्मक बल सामान्य लगता है उस स्थिति में दो पर्वतों के बीच में पठार का निर्माण अवश्य ही होता है। बट जब संपीड़नात्मक बल असामान्य लगता है या बहुत तीव्र गति से लग जाता है तो दोनों पर्वत आपस में मिल जाते हैं, बीच में पठार का निर्माण नहीं होता। जब दोनों पर्वत आपस में मिल जाते हैं उसको नाम दिया गया है, तो उसको ध्यान रखना। दो पर्वत जब आपस में जुड़ जाते हैं, बीच में पठार का निर्माण नहीं होता, उसे नोर्म के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल हर शब्दावली को मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। अब आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? हिमालय पर्वत जहां है वहां कौन सा महासागर था, कितने करोड़ वर्ष पहले था, भूसन्नति को क्या कहा गया, भूसन्नति जो है क्या थी, गहरी लंबी संकीर्ण जलपूर्ण गर्त थी। ये नाम किसने दिया? कोबर ने अपने भूसंतुलन सिद्धांत में दिया था, अपने भूसन्नति सिद्धांत में दिया था, जिसको पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक साइड में हिमालय पर्वत बना, दूसरी साइड में कुनलुन पर्वत बना, बीच में तिब्बत का पठार बना। भूसंतुलित किनारों को अग्रदेश का नाम दिया गया है। ये अवसाद इसमें जमा हुआ, अवसाद की मात्रा बढ़ते हुए इसे अवसादीकरण कहा गया। प्लेट बड़ी 6 होती है, छोटी 20 होती है, टोटल 26 होती है। प्लेट शब्द का उपयोग टूजो विल्सन ने किया है। उसके बाद में प्लेटों का भार, ये अवसाद का भार प्लेटों के ऊपर पड़ा तो संपीड़नात्मक बल एक्टिव हुआ। संपीड़न बल किसे कहते हैं? जो बल आमने सामने लगता है। तो ये पदार्थ दोनों अगर देशों के ऊपर आच्छादित हो गया, इस तरह से हिमालय और कुनलुन पर्वत का निर्माण हो गया, उनके बीच में तिब्बत का पठार बना। दो पर्वत श्रेणियों को रेडिकेटर नाम दिया गया है। कठोर भूमि को क्रेटोजेन के नाम से जाना गया, कठोर भूमि को क्रेटोजेन नाम मिला है। गर्त को भूसन्नति नाम मिला है। गर्त को क्या नाम मिला है? भूसन्नति या जियोसाइक्लाइन के नाम से जाना गया है। इसके किनारों को अग्रदेश बोला गया है। दो पर्वतों के बीच में पठार बनता है, उसे मध्यपिंड के नाम से भी जाना गया है। मध्यपिंड भी बोलते हैं, मीडियन मास भी बोलते हैं, और स्वासीन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जब संपीड़नात्मक बल सामान्य लगता है तो दो पर्वतों के बीच में पठार बनता है, लेकिन संपीड़नात्मक बल जब तीव्र लग जाता है तो दोनों पर्वत आपस में मिल जाते हैं, बीच में पठार का निर्माण नहीं होता। जब दो पर्वत आपस में मिल जाते हैं तो उस शब्दावली को हम क्या कहते हैं? नोर्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है ये आपको सिद्धांत समझ में आया होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी ध्यान दे रहे होंगे, तो ये बहुत ही लाजवाब और शानदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। और ये IAS, RAS, नेट, सेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रिट एग्जाम, पटवार एग्जाम, राजस्थान पुलिस, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से, इत्मीनान से, कॉन्सेंट्रेट माइंड से आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, अब देखो हिमालय पर्वत ऐसे फैला हुआ है, याद रखना। देखो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे फैला हुआ है, ये हिमालय पर्वत है। अब दोस्तों हिमालय जो पर्वत है ये बलूचिस्तान से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? बलूचिस्तान। जैसे आपको पूछा गया कि हिमालय पर्वत की शुरुआत कहां से होती है? बलूचिस्तान से होती है। और कहां तक ये है? म्यांमार तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? म्यांमार। और म्यांमार में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा।
अराकान योमा, उस पर्वत से टच है, स्पर्श है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अराकान योमा पर्वत कौन से देश में है। अब याद रखना ये हिमालय पर्वत की स्थिति अपने को दिखाई दे रही है, ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक बताया मैंने, बलूचिस्तान से लेकर और म्यांमार तक ये फैला हुआ है। और कौन से पर्वत से टच है ये, अराकान योमा पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई अपनी है 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है भारत में, 2400 किलोमीटर ये लंबा है। ये याद रखना। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, कुल लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, पश्चिम में हिमालय पर्वत की ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई अधिक है। और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई तो कम होती जाती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी दिशा में इसकी चौड़ाई बढ़ती है और कौन सी में घटती है। तो पश्चिम में भी इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है, लेकिन पूर्व की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई तो कम होती जाती है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसके बाद में हम देखें कि जो हिमालय पर्वत है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत है अपने लिए। क्योंकि आपको पता है कि हिमालय जो पर्वत है ये उत्तर से साइबेरियन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं से भी हमारी रक्षा करता है। अब इसके बाद देखो ये तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के ऊपर ये देखो, ये जो रेंज है, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पामीर। पामीर की घाट कहते हो, रूप ऑफ द वर्ल्ड, रूप ऑफ द वर्ल्ड। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। और आपको बताया कि तिब्बत के पठार के ऊपर आएगा कुनलुन पर्वत। कौन सा आएगा, कुनलुन पर्वत, जो भी अपन ने पढ़ा। देखो पहले तो आया हिमालय, उसके बाद में आया तिब्बत का पठार, उसके बाद में आया कुनलुन पर्वत। तो इस क्रम से हो गए हिमालय, तिब्बत और कुनलुन। कि कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में कौन सा पठार आता है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ये याद रखना। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है और इसको भारत का हीटर भी कहा जाता है, भारत का हीटर। ये याद रखना, तिब्बत के पठार को भारत का क्या कहते हैं, हीटर कहते हैं। क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और यहाँ गर्मी ज्यादा होगी तो वायुदाब दोस्तों कैसा होगा, न्यून होगा। अब हमारे उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो ये वर्षा को भी नियंत्रित करता है, वर्षा कराने में भी सहायक है, मानसून को आकर्षित करने में हमारी हेल्प करता है। इसको भारत का हीटर नाम मिला है, ये याद रखिएगा। फिर पामीर की घाट, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने बताया इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है और हिमालय पर्वत की जो आकृति है मित्रों चापाकार है। नजर आ रही है आपको डायग्राम से, चापाकार इसकी आकृति है, या इसको आप धनुषाकार आकृति भी नाम दे सकते हो। धनुषाकार या चापाकार इसकी आकृति है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत इसके ऊपर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थानांतरित कृषि होती है यहाँ पे, स्थानांतरित कृषियां भी की जाती है यहाँ पे। अब हिमालय, अब जैसे प्रश्न आ गए कि हिमालय पर्वत पे स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हिमालय पर्वत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना खील कृषि के नाम से जानते हैं। कौन सी कृषि की जाती है, खील कृषि। उसके बाद में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, यहां पे ध्यान देते रहना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो पश्चिम की घाटियां हैं उनको तो कहते हैं दून और पूर्व की घाटियों को कहते हैं द्वार। क्या कहते हैं, द्वार। अब जैसे याद रखना पश्चिम की हिमालय की पश्चिम की घाटियों को तो क्या बोला गया, दून। जैसे कि देहरादून, याद रखना, जैसे कि देहरादून, पश्चिम की घाटियों को दून बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल याद रखो देहरादून। और पूर्व की घाटी को कहते हैं द्वार, जैसे कि हरिद्वार। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है इसके ऊपर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान। जैसे कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मृग कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग। ये भी याद रखना। उसके बाद में जो उत्तराखंड राज्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, उनको बुग्याल कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? बुग्याल, या इन्हें पयार के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? बुग्याल या पयार भी इन्हें कहा जाता है। और हिमालय पर्वत भारत में जलवायु का नियंत्रण कारक कहलाता है। भारत में जलवायु का नियंत्रण कारक किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत को कहा जाता है। और हिमालय पर्वत बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिमालय, याद रखिएगा पुनः, पूर्वी हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र है। महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के दो हैं। एक मैंने बताया था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को दोस्तों 2012 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया था। और पूर्वी जो घाट है ये भारत का दूसरा महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे, हिमालय पर्वत के प्रादेशिक विभाग हम देखेंगे, हिमालय पर्वत के महत्वपूर्ण दर्जे में आपको बताऊंगा। तो टॉपिक कंप्लीट। यूट्यूब का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक अधूरा, टॉपिक समग्र मैटर आपको प्रोवाइड करवाते हैं हम। तो आपसे हम यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि हमारे चैनल को आप नई नई वीडियो ये चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उसको लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, ताकि दोस्तों तक वो चीज़ें पहुँचे। क्योंकि हम वो मेहनत जो है, हम जो मेहनत करते हैं वो दोस्तों आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। शिक्षक का वजूद कब होता है? जब शिक्षार्थी सच्चा होता है, अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अन्यथा लोगों को डिमोरलाइज करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि एक अंगूठा दबाने में एक गुरु का एक तरह से जो मनोबल होता है वो गिराने में एक कभी भी महारत हासिल नहीं होती है। हाँ, कमेंट्स करो, आप जहाँ कमी होती है उसको शेयर किया करो, उसको बताया करो कि सर उसमें सुधार करो। एक गुरु कभी नहीं चाहता, हर आदमी अपना 100% देना चाहता है प्यारे मित्रों। और हम आप ही के लिए प्रयास करते हैं। हमारे को कोई एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी ना होती है, कोई मजा थोड़ी ना आता है, कोई टाइम पास थोड़ी ना करते हैं। लेकिन आप ही के लिए आपका जीवन सुधरे, आप आगे बढ़ो, आप अच्छा पढ़ो, अच्छा सीखो और अच्छी मेहनत करो। आप सफल होते हैं तो एक गुरु का दिल गदगद होता है। गुरु जो है वो बहुत प्रसन्न होता है। गुरु कहा गया है गुरु के बारे में कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु भगवान से भी बड़े हैं। तो गुरु होता है। गुरु आप ही के लिए तत्पर रहते हैं, आप ही के लिए मेहनत करते हैं। तो दोस्तों अच्छे मेरी बात समझ गए होंगे आप। अपनी 3 चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बची हुई है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे परोस दी हैं। ये थाली में सारी प्रकार की सब प्रकार की मिठाई मैंने डाल दी है। अब आपको चूज करना है, आपको उसमें से चुनाव करना है कि क्या क्या आपको खाना है, इसमें क्या क्या आपको गेन करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसी में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बिल्कुल अच्छी चीजें, सारी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के आधार से ही सारी चीजें आपको दी जा रही है। सारी चीजें हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए। हम 100% देते हैं तो आपसे भी हम 100% लेने की उम्मीद करते हैं और आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है मित्रों। तो हम अब देखेंगे दोस्तों हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण हम देखेंगे। अब देखो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा यदि आप सही तरीके से इसको पढ़ लोगे। किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे मित्रों। सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको कि हार्ड वर्क ही होता सक्सेस। अच्छी मेहनत ही सफलता का राज है। आपका दृढ़ संकल्प, आपका डेडिकेशन, आपका जो विल पावर है, आपकी जो मेहनत है वही रंग लाएगी। और ऐसे आपदा के टाइम पे आपको अच्छा जुनूनी बनके और एक अच्छी मेहनत करके और आपका जो रिजल्ट है वो सुधारना है। क्योंकि मौके पे आदमी चौका लगाता है ना, वही सच्चे मायने में आदमी होता है।
और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमेशा एक आइडल पर्सन का अनुसरण किया करो आप। हमेशा बोला जाता है कि ए लिटिल इज ऑफ एबिलिटी विदाउट अपॉर्चुनिटी, वेल बिगिन इज द हाफ डन नॉट टू मी बट यू। आप योग्य तो हैं, लेकिन योग्यता को परफॉर्मेंस में जब तक लोगों को कन्वर्ट करके नहीं दिखाओगे तो आप योग्य नहीं कहलाओगे मित्रों। तो अब देखेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूं कि हिमालय जो पर्वत है इसके भौगोलिक वर्गीकरण में हम देखेंगे तो 4 पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों। हिमालय पर्वत में कितनी? 4 पर्वत श्रेणी आती है। अब इनको देखते रहिए आप क्रम से। पहली पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय, पहली कौन सी है? ट्रांस हिमालय। दूसरी वृहत हिमालय, वृहत हिमालय। तीसरी लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथी शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब दोस्तों एग्जाम में प्रश्न ऐसे डाल दिया जाए, पूछ लिया जाए कि हिमालय पर्वत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक विभाग है इसके? 4। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब देखो यहां पे ध्यान देना है दोस्तों कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इसके बारे में कहा जाता है ये हिमालय पर्वत के उत्तर में पड़ता है। ये हिमालय पर्वत के उत्तर में है ये पर्वत। ये पर्वत हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। और इस पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ही हो चुका था। फिर उसके बाद में इसमें देखो कराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी? कराकोरम, कराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 या गोडविन आस्टीन। कौन सी? K2 या गोडविन आस्टीन, K2 या गोडविन आस्टीन, गोडविन आस्टीन, गोडविन आस्टीन। ये याद रखना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविन आस्टीन या K2। ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? कराकोरम, जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंची है दोस्तों। ये 8611 मीटर ऊंची है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं इसको, हिमाद्री। और इसे महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। महान हिमालय, हिमाद्री या वृहत हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये इसमें इसी वृहत हिमालय में स्थित है जो नेपाल में है। कहां है? नेपाल हिमालय में पड़ती है ये। और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर ये ऊंचा है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये ध्यान रखना। इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्योंकि दोस्तों सागर माथा नाम इसीलिए इसको दिया गया क्योंकि ये 33 महासागर का भाग था, तो इसको सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। और भारत में इसको गौरी शंकर कहते हैं। भारत में क्या बोला जाता है? गौरी शंकर के नाम से, और नेपाल में सागर माथा के नाम से। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, जिसका पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कहां है? नेपाल में। कौन से हिमालय में है? वृहत हिमालय में है। उसके बाद में दोस्तों आता है लघु हिमालय। जो लघु हिमालय है इसके बारे में देखो, यहाँ पे एक नई चीज और दे देता हूँ साइड। भूगोलिक इतिहास के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो ये याद रखना आपने। एक तो ईओसी, ईओसी और एक ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, ये याद रखना। जैसे देखो इसके बारे में मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हो चुका था। इसके बाद में वृहत हिमालय का निर्माण कब, कौन से कल्प में हुआ? ईओसीन या ओलिगोसीन कल्प में हुआ था। कौन से कल्प में हुआ? ईओसीन और ओलिगोसीन कल्प में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ये वृहत हिमालय की। उसके बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय जो है इसका जो उत्थान हुआ, ये जो उत्पत्ति हुई, ये मायूसीन युग में हुई थी दोस्तों। ये याद रखना, ये युग याद रखना, मायूसीन युग में।
और शिवालिक पर्वत श्रेणी की जो उत्पत्ति है ये प्लायोसीन में हुई थी, प्लायोसीन युग में। ये तीन बातें आपको याद रखनी ही रखनी है। जैसे बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ, इयोसीन या ओलिगोसीन में, उसके बाद में लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन में, और शिवालिक का प्लायोसीन में का निर्माण हुआ। तो ये भौगोलिक वर्गीकरण था हिमालय का। अब आता है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब दोस्तों मैंने बताया था हिमालय पर्वत ये है, ये ऐसे फैला हुआ है। अब इसमें देखते हैं हिमालय पर्वत को एक विद्वान था सिडनी बुर्रार्ड, याद रखना इसका नाम सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड नामक विद्वान ने हिमालय को 4 प्रादेशिक विभागों में बांटा। 4 प्रादेशिक विभागों में विभाजित करने वाला पहला विद्वान कौन था, सिडनी बुर्रार्ड। पहले इसने बोला पंजाब हिमालय, पहला क्या बांटा, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसके बाद में दूसरा दिया कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं यहां पर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में ये नेपाल आ गया, तो यहां पे लिख देंगे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद में नेक्स्ट किया आ जाएगा असम रैंक, तो ये असम हिमालय, असम हिमालय। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है प्रश्न दोस्तों कि हिमालय प्रदेश का प्रादेशिक विभाग कितने हैं। तो 4 प्रादेशिक विभाग है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। अब इनको एक सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। पहला कौन सा हिमालय बताया, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा हिमालय बताया, कुमायूं हिमालय। तीसरा कौन सा हिमालय बताया, नेपाल हिमालय। चौथा कौन सा बताया, असम हिमालय। अब इसको याद रखने के लिए एक थोड़े से ट्रिक्स आप भी अपनाया करें। अब देखो याद रखने के लिए वैसे याद रख सकते हो कि गांव में बोलते हैं पकड़ने, देखो पैसे पे हो गया पै क रे वैसे जोड़ दिया, पकड़ना, ऐसे बोल सकते हैं पकड़ना। पैसे हो गया पंजाब, कैसे हो गया कुमायूं, ना से हो गया नेपाल, ये रा का कोई मतलब नहीं है का यहाँ पे, ना से हो गया नेपाल, और पकड़ने आ, किसी व्यक्ति को करें मुझे पकड़ना आ, तो ऐसे समझ में आ जाएगा पकड़ ना आ से आसाम हो गया, ना से नेपाल हो गया, कैसे कुमायूं हो गया, कैसे पंजाब हो गया। ये याद रख सकते हो आप, ये खुद आप ट्रिक्स अपना सकते हो। तो पंजाब हिमालय दोस्तों ध्यान देना, पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु नदी से, याद रखना ये फर्स्ट ग्रेड में आएगा, जो करके बता रहा हूं आपको, सिंधु से सतलज के बीच में, सिंधु नदी से सतलज के बीच में कौन सा हिमालय फैला हुआ है, पंजाब हिमालय। ये जो हिमालय है ये 520 किलोमीटर लंबा, 520 किलोमीटर लंबा है। याद रखना सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। कितना लंबा है, 520 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है दोस्तों सतलज नदी से लेकर, सतलज नदी से लेकर और काली नदी का जो क्षेत्र है उसके बीच वाले भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय। और ये जो है ये 320 किलोमीटर लंबा है, 320 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है दोस्तों काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है और ये 800 किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर लंबा है। तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद में चौथा आता है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है असम हिमालय है और ये 720 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों इससे देखो कि ये प्रश्न ऐसे कैसे सुमेलन में आया था, तो इसमें कौन कौन सी नदी के बीच में पड़ते हैं, कितने कितने लंबे हैं, तो इनकी लंबाई मैंने लिखी है। तो सबसे लंबा तो हो गया नेपाल हिमालय, सबसे छोटा अपने आप में आ गया अपना कुमायूं हिमालय। दो प्रश्न यहाँ पे बन गए, कितने प्रादेशिक भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन सी नदियों के बीच में है, किसने बांटा, सिडनी बुर्रार्ड नामक विद्वान ने बांटा। तो ये हिमालय प्रदेश का प्रादेशिक विभाग भी आपका कंप्लीट है। उसके बाद में दोस्तों हिमालय पर्वत के महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, जो गैप है, उनके बारे में मैं आपको विद मैप बता रहा हूं, जो 2 मिनट आप समझ लीजिए उनको, इनको बिठा देता हूं। अब दोस्तों देखिए आप हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों से संबंधित हम चर्चा करेंगे और मैप में आपको उस स्थान का पता होना चाहिए कि मैप में ये कहां है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं
वो मैप से संबंधित किए जाते हैं और वहीं अपनी गलतियां होती हैं, क्योंकि मैप को हम कम देखते हैं और उस पर्टिकुलर स्थान को पहचानने में अपनी दिक्कत होती है, लेकिन मैप से पढ़ी हुई चीजें वो याद रह जाती है। दोस्तों इंपोर्टेंट जो दर्रे हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। तो सबसे इंपोर्टेंट जो दर्रा है यहाँ पे देखते हैं हम। तो पहला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला आता है कराकोरम, कराकोरम। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे आता है यहाँ पे बनिहाल, बनिहाल, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ बनिहाल, बनिहाल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इसके बीच में आता है बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जो दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर, तीनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद में यहां पर पड़ता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। देखो ये हो गया कौन सा, कराकोरम हो गया, ये बुर्जिल हो गया और ये बनिहाल दर्रा हो गया, और ये यहां यही पड़ता है जोजिला दर्रा, जोजिला। तो ये जो 5 दर्रे बताए दोस्तों मैंने, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला, ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद में ये उत्तराखंड जो बेल्ट आता है, उत्तराखंड में ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं माना, इससे नीचे जो है उसको बोलते हैं नीति, नीति दर्रा, और इससे जस्ट नीचे आता है लिपू लेक, लिपू लेक। ये 3 इंपोर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद में हम देखते हैं ये आता है देखो दोस्तों सिक्किम, ये पोर्शन कौन सा है, सिक्किम पोर्शन है। अब सिक्किम में इंपोर्टेंट ये जो दर्रा यहाँ पर पड़ता है नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, नाथुला। उसके बाद में नाथुला से थोड़ा सा आगे ये है जालिपा, जालिपला या जालिपला लिखा हुआ है, ये जालिपला। ये दोनों दर्रे जो हैं ये कहां है, सिक्किम में, सिक्किम राज्य में है। ये तीनों जो दर्रे हैं ये कहां है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और ये जो 5 दर्रे हैं, जो ये दर्रा भी ये बताया मैंने आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं यहां पर ये जैसे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये जो दर्रा है ये पड़ता है यांगयाक दर्रा, यांगयाक। उसके बाद में यहां पर पड़ता है ये दर्रा बोमडीला, बोमडीला, बोमडीला दर्रा। उसके बाद में यहां पड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता है, तुजू, सॉरी दीपू दर्रा, दीपू, दीपू दर्रा। उसके बाद में यहां पे आता है पांगसार, यहां पे पड़ता है पांगसार, ये भी अरुणाचल में है, पांगसार दर्रा। उसके बाद में ये मणिपुर में आ जाता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो दोस्तों ये सारे जो दर्रे हैं ये कहां है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया। इसके बाद में देखो ये हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, जैसे एक तो सिपकिला दर्रा इंपोर्टेंट है, यहाँ देख ये ऊपर तो दिखाई नहीं देगा आपको, इस साइड लिख देता हूँ सिपकिला, सिपकिला। फिर इसके बाद में रोहतांग, रोहतांग दर्रा। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये आता है बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। तो ये जो तीनों जो दर्रे हैं ये कहां है मित्रों, ये हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के। इन दर्रों से रिलेटेड कई बार सुमिलन करवाते, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये दर्रा कौन से राज्य में है, ये किस किस को बुलाते हैं, लेकिन वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए ये इंपोर्टेंट जो दर्रे हैं ये मैंने आपको बताए। हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण बता दिया, इसके प्रादेशिक विभाग बता दिए, इसके दर्रे बता दिए, इसकी उपयोगिता, प्राथमिकता, इसकी निर्माण प्रक्रिया मैंने पूरी बताई है। तो इसको दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।